नमस्कार, मैं विकास कुमार आपको वेव एंड ऑसिलेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हम अपने गोल को अचीव करने का ट्राई करते हैं। हमारा आज का गोल क्या है? व्हाट इज स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर? क्या है इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए, इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए उसको हम देखेंगे। सेकेंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ एस एच एम की इम्पोर्टेंस को देखेंगे। थर्ड, व्हाट कॉज टू सिस्टम ऑसिलेट, सिस्टम किस कारण से ऑसिलेट करता है उसको पढ़ेंगे। और हमारे पास समय अगर बचा तो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एसएचएम या डेरिवेशन ऑफ एसएचएम को फर्दर हम लोग पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देते हैं। देखिए फर्स्ट अगर हम नोट करें तो देखो भाई, इन दिस चैप्टर इन दिस chapter we deal about simplest and smoothest type of oscillation called simple harmonic oscillation। देखो भाई, इस चैप्टर में हम लोग सिंपलेस्ट, जो भी सिंपलेस्ट है, सिंपलेस्ट टाइप के ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। सिंपलेस्ट या स्मूथेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेशन, उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होंगे? ए सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सिंपल हार्मोनिक oscillation, a system having 1 degree of freedom। देखो भाई, हार्मोनिक क्यों कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में सिस्टम के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। सिस्टम कॉन्टेन ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या करेंगे बच्चों? देखो भाई, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किसको बोलते हैं? व्हाट इज मीन बाय 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है ए सिस्टम कैन बी specified by single parameter। कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम के पास अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो सिस्टम कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं एक फिजिकल पैरामीटर के साथ, एक फिजिकल क्वांटिटी से हम उस सिस्टम को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई सिस्टम है और वो ऑसिलेट करता है,
तो उस सिस्टम को हम पोजीशन हमें पता होगा, वो सिस्टम की एक्सेलरेशन हमें ज्ञात होगा, उस सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट हमें पता होगा, तो उस सिस्टम के बारे में हम सारा के सारा इंफॉर्मेशन कवर कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखो, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की हम ऑसिलेशंस को देखेंगे। पेंडुलम की ऑसिलेशन देखिए क्या होता है। पेंडुलम यह एक फिक्स्ड रिजिड वॉल है। कैसा है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। और इस फिक्स्ड रिजिड वॉल से एक हम मास स्ट्रिंग, ये धागा है, स्ट्रिंग को इसमें कनेक्ट किए, वन एंड को हम स्ट्रिंग में कनेक्ट किए और अनदर एंड पर हम एक मास को इसमें हैंग कर देते हैं और इस पेंडुलम को हम इस पोजीशन से डिस्टर्ब करके यहाँ तक लाते हैं। तो जब हम इस पेंडुलम को इस पोजीशन तक डिस्प्लेस करके यहाँ तक लाए, सपोज कीजिए कि हमने साइड डिस्टेंस, कितना साइड डिस्टेंस हमने इस सिस्टम को मूव कराया, और जैसे ही हम इसको लीव करेंगे तो ये बॉब ऑफ पेंडुलम ये ऑसिलेट करेंगे अपने मेन पोजीशन के अबाउट, मूव बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। और ये जो मूव बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस करता है, ये ऑसिलेशंस यह एक पाथ में, एक कॉन्टिन्यूस पाथ में ये क्या करता है? मूव करता है। ये एक कॉन्टिन्यूस पाथ में जब ये मूव करेगा तो हम इसको क्या कहते हैं? हार्मोनिक। पेंडुलम कैसा है? सिंपल है। और ये पेंडुलम ऑसिलेट जब करेगा तो ये एक पाथ में अपने पाथ को ही ये रिट्रेस करेगा, अपने पाथ से ये डेविएट नहीं होगा, अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हार्मोनिक। और इसकी मोशन कैसी है? तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, इसीलिए इसका नाम हम क्या देते हैं बच्चों? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक का मीनिंग कुछ और नहीं है, ये एक स्मूथेस्ट टाइप, यह एक ऐसा पाथ जिस पाथ को वो लगातार रिट्रेस करे, लगातार अपने पाथ को मूव बैक एंड फोर्थ रिट्रेस करें, इसीलिए इसका नाम हार्मोनिक दे देते हैं। इसे हालांकि हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हमें पता चलेगा। सेकेंड हमारे पास सिस्टम क्या हो सकता है भाई? देखिए, ये तो हो गया साइन। सेकेंड में स्प्रिंग कनेक्टेड सिस्टम। स्प्रिंग कनेक्टेड सिस्टम कैसा हो सकता है? देखो भाई, सपोज कीजिए कि ये एक वाल है, रिजिड वाल है, और इस रिजिड वाल में ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज स्मूथेस्ट सरफेस है, और इस रिजिड वाल के वन एंड ऑफ स्प्रिंग को हमने क्या किया? स्प्रिंग, और स्प्रिंग में हमने मास बॉब को अटैच कर दिया, और ये स्मूथ सरफेस है, और हमने इसको जब पुश किया या पुल किया, अपने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, अपने मेन पोजीशन, इससे हम क्या किए? साइड डिस्टेंस मूव कराए, तो ये यहाँ पर आएगा और फिर ये यहाँ पर आएगा, तो ये इलोंगेट होगा। इलोंगेट होने के बाद फिर अगर जब हम इसको लीव करेंगे तो ये कंप्रेस होके, कंप्रेस करना चाहेगा और कंप्रेस होके ये ऑसिलेट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये भी अब ऑसिलेट करेगा। तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा? हार्मोनिकली, एक सिंपलेस्ट टाइप में ऑसिलेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो भाई,
यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। और देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एसएचएम। एसएचएम के इम्पोर्टेंस क्या है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ एसएचएम। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ एसएचएम, देखो भाई there are three central importance of SHM. There are three central importance of SHM। फर्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में देखो भाई, द ऑसिलेशंस ऑफ ऑल फिजिकल सिस्टम इज हार्मोनिक। दी हम क्या होता है भाई इम्पोर्टेंस, एसएचएम का इम्पोर्टेंस क्या भाई, देखो द ऑसिलेशन ऑफ ऑल फिजिकल सिस्टम, ऑफ ऑल फिजिकल सिस्टम इज हार्मोनिक या क्लोज अप्रोक्सीमेशन, या और क्लोज अप्रोक्सीमेट close approximation to close approximation is to not cross the limit। हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल सिस्टम अगर होंगे तो वो फिजिकल सिस्टम क्या करेंगे, वो हार्मोनिक करेंगे। फिजिकल सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो कैसा ऑसिलेशन होगा, उसका हार्मोनिकली ऑसिलेशंस होंगे। और सेकेंड थिंग कि ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन, या हार्मोनिकली अगर नहीं होगा तो हम क्लोज अप्रोक्सीमेशन मानेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे कि क्लोज अप्रोक्सीमेट, हार्मोनिकली के ही क्लोज अप्रोक्सीमेट होंगे। इट इज नॉट क्रॉस द लिमिट, इट इज, यहाँ पर इट इज टू नॉट क्रॉस द लिमिट, ये उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसको मिटा दें भाई। और एक मिनट, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है भाई। देखो इसको मिटाते हैं। सेकेंड थिंग क्या है भाई, दिख रहा है, हो गया। चलो सेकेंड जो है हमारे पास इसी का, सेकेंड में थोड़ा सा देखो, सेकेंड जो है द ऑसिलेशन, हमने कल बताया था कि जो ऑसिलेशंस है, कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशंस हैं, वो क्या है, पियानो की स्ट्रिंग जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम एसएचएम में देख रहे हैं तो एसएचएम में क्या होगा भाई कि पियानो की जो ऑसिलेशंस है वो ऑसिलेशन सुपरपोजिशंस ऑफ मेनी ऑसिलेशंस का होगा। एक ही स्ट्रिंग में कई सारे सुपरपोजिशंस हो रहे होंगे, और जब हम उस सारे ऑसिलेशंस को अगर हम सुपर इम्पोज करें, सुपर इम्पोज मतलब ऐड करें, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो कि उस पियानो के स्ट्रिंग में हमें देखने को मिलती है।
तो देखो भाई, द ऑसिलेशन ऑफ पियानो string is the superposition of superposition of harmonic oscillation. सिमिलरली अर्थ के भी यही होंगे. एंड this superposition and this superposition gives complex oscillation. ओके, क्लियर. ये जो सुपरपोजिशंस ऑफ ऑसिलेशन होंगे वो क्या होंगे? ये सुपरपोज होकर एक कॉम्प्लेक्स रिजल्ट हमें देंगे. उसी को हम क्या कहते हैं भाई? कि भाई पियानो के स्ट्रिंग में जो ऑसिलेशंस हो रहा है वो ऑसिलेशन सुपरपोजिशंस ऑफ मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का सुपरपोजिशन है. ठीक है. थर्ड जो इम्पोर्टेंस है, हम लोग ऑसिलेशन क्यों पढ़ते हैं? तो टू अंडरस्टैंड देखो, वी स्टडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को हम क्या कहेंगे, या सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या कहेंगे भाई? वी स्टडी SHM. basically to understand the wave motion. ठीक है. हम लोग ऑसिलेशंस को इसलिए पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन को या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को. ऑसिलेशंस या मोशन, ऑसिलेशन हम उसको कहते हैं रिपीट करता है. सिंपल हार्मोनिक हम कह दिए तो भाई हम तो पहले ही बता दिए कि हम लोग वाइब्रेटरी मोशन में है, ऑसिलेशंस में है, तो इसीलिए वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं. तो SHM का हम यूज बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि ये भाई हमें एक अंडरस्टैंड देगा, वेव मोशन को समझने के लिए हमें एक पाथ देगा कि वेव मोशन को हम समझ पाए. ओके, देखिए हमारा जो थर्ड पॉइंट हमारा जो है भाई, व्हाट कॉज ए सिस्टम टू ऑसिलेट. कोई जो सिस्टम है वो किस कारण से ऑसिलेट करता है. देखिए हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. देखिए थर्ड में व्हाट cause to system oscillate. देखो कोई सिस्टम के पीछे का क्या रीजन है जो सिस्टम ऑसिलेट करता है. व्हाट कॉज टू सिस्टम ऑसिलेट. सपोज कीजिए हमारे पास एक, मानते हैं एक फिक्स्ड वॉल है, ये फिक्स्ड वॉल है, इसको फिक्स करते हैं और इस फिक्स्ड वॉल से मैंने इस बॉब को जिसकी मास m है इसको मैंने हैंग किया. ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मैंने माना इसको मासलेस स्ट्रिंग है. मासलेस स्ट्रिंग मीन्स कि इसकी मास को हम निग्लिजिबल मानते हैं. निग्लिजिबल क्यों मानते हैं भाई? क्योंकि जब हम इसकी मास को कंपेयर करते हैं इस बॉब की मास से,
तो बॉब के मास के कंपैरिजन में इसकी मास बहुत कम होती है, इसकी मास बहुत कम होती है, इसीलिए हमने इसको नेग्लिजिबल मास माना। तो स्ट्रिंग के वन एंड को फिक्स्ड वॉल से हमने कनेक्ट कर दिया और सेकेंड एंड को हमने उस बॉब से कनेक्ट किया। अब देखिए, अभी ये जो पेंडुलम है, इस पूरे हॉल सेटअप का नाम क्या होता है? पेंडुलम नाम होता है। ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मीन्स फोर्स जो बैलेंस हो रहा है, बैलेंस होके क्या हो रहा है? नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, इसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स के कारण ये बॉब इसी पॉइंट पर स्टैटिक है। इट मीन्स ऑल द फोर्स विल बी 0, नेट फोर्स विल बी 0 एंड 0 है, तो ये जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन का नाम होता है बच्चों मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो कि ये सिस्टम ये ऑसिलेट क्यों करता है। हम क्या करते हैं, एक मिनट, ये सिस्टम ऑसिलेट क्यों करता है? इसका कारण है टू थिंग्स। एनी सिस्टम कैन ऑसिलेट देयर आर बिकॉज ड्यू टू, देखिए भाई, एनी सिस्टम कैन ऑसिलेट ड्यू टू टू प्रॉपर्टीज। टू प्रॉपर्टीज के कारण कोई सिस्टम ऑसिलेट करता है। वो प्रॉपर्टीज क्या है भाई? फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज बच्चों, वो इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक नेचर। एंड सेकेंड जो है इसका, वो है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। समझते हैं वन बाय वन करके। देखिए, कोई भी सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है, वो सिस्टम ऑसिलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास टू प्रॉपर्टी है। इस नेचर में जो भी सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसके पास टू प्रॉपर्टीज होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इलास्टिक नेचर होंगे एंड सेकेंड इनर्शिया होंगे। देखो क्या होता है, जब हम इसके मीन पोजीशन से, हमने क्या किया, मीन पोजीशन से इसको हमने डिस्टर्ब करके, फोर्स लगा के हमने क्या किया, इसकी मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस, सपोज कीजिए कि साइड डिस्टेंस, हमने साइड डिस्टेंस, साई क्या है? एक अल्फाबेट का लेटर है। हमने क्या किया, साइड डिस्टेंस इसको मूव किया। देखो, हमने साइड डिस्टेंस इसको किया। सपोज कीजिए कि ये बॉल यहां पर आ चुका है। ओके, ये मास को हम यहां पर लाए। कितना डिस्टेंस हमने इसको मूव कराया? साइड डिस्टेंस। देखो भाई, हमने इसको साइड डिस्टेंस मूव कराया। हम इसके मीन पोजीशन से फोर्स लगा के साइड डिस्टेंस मूव कराया। अब देखिए कितना डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कराया, साइड डिस्प्लेसमेंट कराया। अब जैसे ही इस बॉब को हम लीव करते हैं, हम जैसे इस बॉब को लीव करेंगे तो लीव करने से एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। हमने लीव किया, अब इस बॉब पर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करवाएगा भाई? इसको वेलोसिटी एक्वायर करवाएगा, और वेलोसिटी के कारण वो रीस्टोरिंग फोर्स इसको कहां ले जाना चाहेगा? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन पर क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि इस यहां पर इसकी नेट फोर्स कितनी है? 0 है।
तो देखो कि जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को हमने लीव किया, रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ, और रीस्टोरिंग फोर्स इसको क्या चाहेगा, खींचना चाहेगा। और किस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा भाई, इस डायरेक्शन में खींचना चाहेगा। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रही है, इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, जब हम किसी चीज को इलोंगेट करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स प्ले होकर उस ऑब्जेक्ट को अपने इनिशियल पॉइंट पर फिर से रिगेन करना चाहता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, उसको डिफॉर्म करेंगे, और जैसे ही हमने डिफॉर्मेशन फोर्स हटाया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने आप को रीस्टोर करेगा। और रीस्टोर किसके कारण होता है, इलास्टिक नेचर। तो यहाँ पर पार्टिकल्स, यहाँ पर बॉब के पास कैसा नेचर होना चाहिए, इलास्टिक। अगर इलास्टिक नेचर नहीं होता तो क्या होता, इलास्टिक नेचर नहीं होता तो हमने जैसे इस पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया और इस पॉइंट पर लाया, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि लास्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो इलास्टिक नेचर नहीं होता तो ये पार्टिकल्स यहीं के यहीं ये रुक जाते हैं। अब देखिए, ठीक है भाई, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ और रीस्टोरिंग फोर्स इसको खींचना स्टार्ट किया, और जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ पर आया, जैसे ही ये पार्टिकल्स यहाँ पर आया तो इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल कंडीशन में रहना चाहता है। एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज इट्स मोशन या टू अपोज इट्स इनिशियल कंडीशन, इनर्शिया तो ये कहती है कि एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपने आप को मोशन में ही कॉन्टेन करके रखना चाहता है, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ पर लाया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी यहाँ पर तो जीरो था, लेकिन जैसे ये निगेटिव वेलोसिटी, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, अब ये निगेटिव वेलोसिटी से ये जब यहाँ पर आया तो इसके पास क्या है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास क्या है, इसके पास निगेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम है। और निगेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण और इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा भाई, ये बॉब इस मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, ये बॉब मीन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, और ओवरशूट करके ये कहाँ आ जाएंगे, ये इस पॉइंट पर आ जाएंगे फिर, ठीक है, ये इस पोजीशन पर फिर से ये आ जाएंगे, ये इस पोजीशन पर फिर से ये आ गए। लेकिन जैसे ही ये जो निगेटिव वेलोसिटी था, निगेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आके क्या हुआ, अब यहां से क्रॉस कर रहा है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये पार्टिकल जैसे इसको क्रॉस कर रहा था, इस मेन पोजीशन को ओवरशूट कर रहा था, तब इलास्टिक नेचर फिर इस पर डोमिनेट कर रही थी। क्योंकि इलास्टिक नेचर क्या कर रहा था, इसको धीरे धीरे इसको खींच भी रहा था, रीस्टोरिंग फोर्स भी लगा रहा था। तो ये ओवरशूट किया, लेकिन इनर्शिया इसको ले जाना चाहा लगातार लगातार लगातार, लेकिन इलास्टिक नेचर इसको इस पर रीस्टोरिंग फोर्स भी लगा रहा है। तो पार्टिकल्स इस पॉइंट पर जाने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स क्या क्या करेगा, इसको खींचना स्टार्ट करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स जब इसको खींचना स्टार्ट किया, फिर ये पार्टिकल्स यहाँ पर आया, पार्टिकल्स जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी जीरो तो है नहीं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में है तो वो वेलोसिटी में ही रहना चाहता है, और वेलोसिटी के कारण ये ऑब्जेक्ट फिर इस मेन पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक
इलास्टिक नेचर, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसको पूरे खींच कर यहाँ पढ़ने ना लेकर आ जाए, तब तक ये फर्दर ऐसे ही ये प्रोसेस चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉब है ये अपने आप को क्या करेगा, जब तक अंटिल ये जीरो न हो जाता है तब तक ये बॉब क्या करेगा, अपने मेन पोजीशन को फर्दर ये रिपीट करेगा, और ये रिपीटेशन क्या कहलाएगा, हमारा ऑसिलेशन। और ऑसिलेशंस का कारण हमने देखा। ओके, क्या लिखने की आवश्यकता है क्या? अगर लिखने की आवश्यकता है तो हम लिख देते हैं, नोट कर देते हैं, नहीं तो टाइम हो चुका है क्या, 30 मिनट तो हो चुका है। चलिए हम फटाफट के लिख देते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, तो आपके लिए बेटर होगा। कंसीडर ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब साई will be equal to 0, means at equilibrium position, at equilibrium position the balance force position, the net force on this particle, net force act on this particle, act on this particle is 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, 0 है, when we displaced psi distance, displace psi and displace psi on when we displace psi distance in positive direction, apply the force, apply the external force, ठीक है। देखो भाई, an equilibrium position psi, at equilibrium position the net force act on this particle is 0 when we displace psi distance in positive direction, apply the external force and it goes, external force and it goes extreme position, ठीक है भाई, extreme position। when यहां से लिखते भाई, when we remove external force then restoring force come into play, restoring force come into play, दिख रहा है क्या? यस, लिख रहे हैं come into play
the magnitude of and due to restoring force, and this restoring force particle goes in mean position, and due to this restoring force particle goes its mean position, its mean position. The magnitude of restoring force दिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, यहाँ पर नोट करते हैं बच्चों, मिटाते हैं। Magnitude of restoring force is magnitude of restoring force is elastic nature of system। ठीक है भाई, elastic nature of system। Now other hand inertia now other hand when particles, क्या है भाई, हाँ, on other hand when particle goes to mean position, then it can't be stopped, because due to inertia, and it overshoot the main position, and now particles and now particle goes in negative direction भाई, again further again restoring force come into play in positive direction, and it repeat until it energy until
it energy, repeat the motion until it energy, देखो रिपीट करेगा, रिपीट its motion until it become, it should, क्या है SHOU, should become 0। जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक ये क्या करेगा, ये अपने मोशन को रिपीट करेगा। until it 0, until it should become 0। ठीक है भाई, तो ड्यू टू, देखो 0, ड्यू टू दिस फेनोमिना, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, दिस फेनोमिना, this phenomena is called repeat itself and body oscillate। this phenomena repeat itself and body oscillate। ओके, क्लियर है। तो इसी फेनोमिना के कारण ये बॉडी ऑसिलेट करता है। ओके, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टाइम तो सफिशिएंट अधिक हो चुका है, 41 मिनट हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। 4th नंबर जो पॉइंट होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम कल के लेक्चर में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और ये लेक्चर अगर समझ में आता है तो लाइक, शेयर एंड आपका एक सब्सक्राइब चाहिए। थैंक यू।